नमस्कार। परख के आज के अंक में हमारे साथ आशीष रंजन हैं। आशीष रंजन एक युवा सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावों का अध्ययन करते हैं और हमारे समय के एक ऐसे युवा शोधार्थी और लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करने वाले उभरते विद्वान के रूप में हैं, जो न सिर्फ गहन सैद्धांतिक सवालों के साथ काफ़ी काबिलियत से जूझते हैं, बल्कि इन्हें यह भी पता है कि अगर हम किसी गाँव में जाते हैं, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं, जिसके पास वो शब्दावली नहीं है जिसे हम समाज विज्ञान की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, तो उस व्यक्ति से कैसे बात की जाए? उस व्यक्ति की लोकतांत्रिक समझ को कैसे सामने लाया जाए? और आशीष रंजन के यही सारे गुण जो हैं, वे उन्हें जो सेफोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं या जिन्हें टीवी स्टूडियो में बैठकर जोर-जोर से बोलने वाले चुनावों के प्रकांड विद्वान के रूप में जानते हैं, उनसे अलग करती है। तो आशीष रंजन से आज हम चुनाव के या चुनाव अध्ययन के, उसकी प्रासंगिकता के बारे में, उसकी कुछ पद्धतियों के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो पूरा वीडियो है उसका लक्ष्य 2 स्तरों पर है। आज का जो पहला एपिसोड है, आशीष के साथ हम 2 एपिसोड्स में बात करेंगे। आज का जो ये पहला एपिसोड है उसमें हम मोटे तौर पर इस बात को सोचते हुए कि अगर कोई विद्यार्थी जो कि ग्रेजुएशन का है या कोई ऐसा दर्शक जो कि ये समझना चाहता है कि चुनावी अध्ययन या चुनाव अध्ययन के नाम पर जो बहुत सारी चीजें होती हैं, आखिर उनका क्या मतलब है? उनका क्या मकसद है? क्या उसके माध्यम से सच में लोकतंत्र की गतिशीलता को समझा जा सकता है? तो इस पहलू को हम सामने लाने की कोशिश करेंगे आशीष से इस बातचीत के द्वारा, उनके कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जो उन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव अध्ययन के दौरान हासिल किए हैं। और जो दूसरा हमारा एपिसोड होगा उसमें हम आशीष से विशेष रूप से बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में बातचीत करेंगे। आशीष, जैसा कि मैंने कहा कि एक युवा चुनाव अध्ययन और लोकतंत्र के अध्ययन के उभरते हुए विद्वान के रूप में हमारे सामने हैं। इन्होंने सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में लोकनीति कार्यक्रम के साथ काम किया है। इन्होंने सीपीआर में काम किया है, सेंटर फॉर द पॉलिसी रिसर्च में, और इसके बाद इन्होंने इंडिया टुडे से भी जुड़कर काम किया है। इनके तमाम लेख इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और आज तक के वेब पेज पर आते रहते हैं। बहुत सारे टीवी चैनलों पर ये जाते रहते हैं, अपने विचारों को सामने रखते रहते हैं कि जिसके माध्यम से हम सब चुनावी राजनीति की गतिशीलता को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आशीष, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस बात के लिए आपको धन्यवाद भी कि आपने अपना समय निकाला परख के लिए। जो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि अगर मैं एक आम दर्शक हूँ, अगर राजनीति विज्ञान की मेरी पृष्ठभूमि नहीं है, अगर मैं चुनावी अध्ययन के विभिन्न आयामों को नहीं समझता हूँ, अगर मैंने सीएसडीएस का नाम नहीं सुना है, और मैं एक आम दर्शक हो सकता हूँ या फिर मैं ग्रेजुएशन स्तर का विद्यार्थी हो सकता हूँ, जिसके लिए जो चुनावी अध्ययन होता है वो एक ऐसी विषय के रूप में होता है जिससे ये पता चल जाता है कि अच्छा, अगर कल दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है या हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या चुनावी अध्ययन का अर्थ सिर्फ यही है या फिर हम इससे आगे जाकर चुनाव अध्ययन को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं? तो मैं ये चाहूँगा कि एक आम विद्यार्थी के लिए अगर आप बहुत सरल शब्दों में इस बात को रख पाएँ कि हम चुनाव अध्ययन को कैसे देख सकते हैं, इसको इसके विभिन्न आयामों को हमें किस तरीके से समझना चाहिए, तो ये काफ़ी उपयोगी होगा और मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर। आपको भी और परख के आम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे चुनाव के विषय में बोलने और अपनी बात रखने का मौका दिया। सर्वप्रथम, जैसा कि आपका सवाल है और जो किसी भी स्टडी के अध्ययन के दौरान जो हम एक चीज 3 महत्वपूर्ण सवाल को से शुरू करते हैं, वो ये कि कोई भी स्टडी चाहे चुनाव का हो या किसी भी चीज का हो, सोशल साइंस में या दूसरे में, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो ये पहला कि व्हाई, क्यों कर रहे हैं हम ये स्टडी, इसकी क्या जरूरत है और इसकी क्या अहमियत है। दूसरा ये कि
हु, कौन कर रहा है ये स्टडीज, उनकी सत्यता, उनकी विश्वसनीयता क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है और उनका इतिहास क्या रहा है। और तीसरा सवाल ये कि हाउ, ये कैसे हो रहा है, यानी कि जो अध्ययन हो रहा है उसके मेथड्स क्या हैं, जो तकनीक या जो 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 उन्होंने जो 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 व्यवस्था या जो स्ट्रक्चर बनाया है इस तरह के अध्ययन करने का, वो किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सी प्रणाली वो यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं तीन सवाल को, व्हाई, हु और हाउ, इन तीन सवालों के जरिए चुनाव अध्ययन पे, डायरेक्ट आपके सवाल पे आते हैं, चुनाव अध्ययन को समझने की कोशिश करें, तो उसमें एक एडिशनल हमको जो पहला सवाल से शुरू हो जाता है कि हम क्यों करें, चुनाव अध्ययन की जरूरत ही क्या है, आखिर क्या वजह है। जो चुनाव परिणाम की जो आपने जिक्र किया कि बहुत सारे सेफोलॉजी, बहुत सारे जो सर्वे एजेंसियां हैं चुनाव प्रेडिक्ट कर देते हैं इलेक्शन से पहले, तो आखिर चुनाव का जो परिणाम जो है वो अपने आप में आता ही है। वोटिंग होगा, उसके बाद काउंटिंग डे होगी, तो काउंटिंग के दिन 12-1 बजे आजकल ईवीएम से काउंटिंग होती है, तो दोपहर बाद तक तो पूरी तरीके से रिजल्ट क्लियर हो जाता है, उस समय तक परिणाम आ ही जाते हैं। फिर भी हमें ओपिनियन पोल की या एग्जिट पोल की आखिर जरूरत क्या रहती है, इसको दो भागों में समझने की जरूरत है। पहला भाग ये है कि जो चुनाव आयोग जो परिणाम देती है, रिजल्ट परिणाम वाले दिन, वो सिर्फ आपको ये बताती है और ये समझाती है कि देखिए इतने तारीख को इन राज्यों में या इस देश में चुनाव हुए, लोगों ने अपना मतदान किया और लोगों का मतदान इस पार्टी या इस कैंडिडेट के सपोर्ट में रहा, यानी कि वो विजेता आपको बता देते हैं कि ये विजेता पार्टी है, ये विजेता उम्मीदवार है। इसके बियॉन्ड वो बहुत कुछ बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जैसे कि आखिर वो विजेता या विजेता पार्टी के जीत का आधार क्या था, क्या ऐसी वजह थी जिसने इस चुनाव में महत्वपूर्ण असर डाला, इसके परिणाम को प्रभावित किया। क्या ये जो पार्टी है, ये जो कभी कभी हम लोग सुनते होंगे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, कभी कभी हम लोग कहते हैं बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है, तो ये जो क्लोज कंटेस्ट रहा या लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, वो उसकी वजह क्या है। दरअसल इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोगों की जो सोच है, जो एक आम मतदाता जो जिस उम्मीदवार या जिस पार्टी को अपना मतदान देती है और उन्हें सरकार बनाने के लिए आगे करती है, तो उस वोटर के दिमाग में, मन में क्या चल रहा होता है। आखिर अगर मुकलिका बनर्जी की किताब के संदर्भ में, उनके टाइटल के संदर्भ में बात करें तो सिंपल सी बात है, व्हाई पीपल वोट, लोग वोट क्यों करते हैं। अब इसका एक और गूढ़ सवाल जवाब है, लोग वोट इसलिए करते हैं, ये बात तो सही है कि सरकार चुनने के लिए करते हैं, लेकिन सरकार क्यों जरूरी है। तो अगर हम राजनीति शास्त्र की भाषा में देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो समाज और सरकार को राजनीति एक तरीके से कनेक्ट करती है। तो जो हमारा समाज है वो भी बदलते रहता है, और जो सरकार है उसका समाज से और समाज का सरकार से, दोनों के साथ एक दूसरे का सरोकार होता है, जुड़ा हुआ होता है, कि हर कोई बदलता है, सरकार भी बदलती है, समाज भी बदलते रहती है। बदलाव हमारे संसार का नियम है, लेकिन उस बदलाव की रूपरेखा क्या है और क्या होनी चाहिए और उसका क्या व्यापक असर पड़ रहा है एक सरकार के संरचना में और एक समाज की संरचना में, तो इन सारे गूढ़ प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए हम जो करते हैं वो बियॉन्ड जो इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है उसके बियॉन्ड हमें जाना होता है। तो इस वजह से हम चुनाव अध्ययन करते हैं। अब जो आपका दूसरा सवाल है उसी में कि कौन कर रहे हैं, तो इस पे मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी हमारे, चाहे वो विद्यार्थी हों या चाहे कोई आम दर्शक हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, जब भी किसी भी चुनाव के दौरान वो टीवी खोलते हैं तो बहुत सारे सर्वे, अलग अलग चैनलों पे अलग अलग सर्वे एजेंसियों के सर्वे
परिणाम सर्वे के जो नंबर आते हैं वो आते रहते हैं, तो उनको पता है कौन कौन सा एजेंसी करते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा उसके, अगर आपकी अभी इजाजत हो तो उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाऊंगा कि कहाँ से भारत में शुरुआत हुई सर्वेज की, या इसको बाद में करें, आप जैसा आदेश दें। नहीं, आशीष, बिल्कुल हम उसी मुद्दे पर आएंगे। मैं सिर्फ अपने दर्शकों का ध्यान इस बात पर दिलाना चाह रहा हूँ, खास तौर पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर जो राजनीतिक विज्ञान या सोशल साइंस के दूसरे जो धाराएं हैं उससे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, कि चुनाव अध्ययन, जैसा कि आशीष ने बताया, कि उसमें हमें सिर्फ उसे सीटों की भविष्यवाणी तक सीमित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमें बिल्कुल विस्तार से ये बताने का प्रयास करता है कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है। और अगर आप राजनीति विज्ञान में बहुत सारी ऐसी धारणाओं के बारे में देखें जो कि पूरे भारत की राजनीति को समझने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, तो आप यह पाएंगे कि उसमें चुनाव अध्ययन से निकली हुई बारीकियों, निकले हुए तथ्यों, आंकड़ों का बड़ा योगदान रहा है। हाल फिलहाल में जैसे एक किताब जावेद आलम साहब ने लिखी थी, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे उदाहरणों की एक श्रृंखला है रजनी कोठारी से लेके योगेंद्र यादव तक, लेकिन अभी चूंकि मेरे दिमाग में आशीष ये जावेद आलम साहब की किताब का नाम आया, जो इसका शीर्षक है हु वांट्स डेमोक्रेसी, जिसे प्रोफेसर अभय कुमार दुबे ने बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में रखा है, लोकतंत्र के तलबगार शीर्षक से, जिसमें कि ये बात सामने आती है कि आखिर कौन है जो हिंदुस्तान में लोकतंत्र चाहता है। और प्रोफेसर जावेद आलम ने जो CSDS के अध्ययन के आंकड़े थे उनका बहुत गहराई से विश्लेषण किया, और उन्होंने बताया कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, उनका लोकतंत्र के प्रति आकर्षण उच्च जातियों के या मध्यम वर्ग के या अमीर लोगों की तुलना में ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई तरह की संकल्पनाएं आप देख सकते हैं, मैं भी उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मैं ये चाहूंगा आशीष की आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर हम यह समझें या हमें यह समझना हो कि हिंदुस्तान में आखिर यह चुनावी राजनीति की जो पूरी परिघटना है वह शुरू कहाँ से हुई और उसमें किस तरीके के विकास हुए, किस तरीके के पड़ाव आए, तो शायद हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आशीष। देखिए, मोटे तौर पे एक स्टैट से शुरू करते हैं। वो संख्या क्या है? भारत में अभी तक कुल मिला के विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव जोड़ दिया जाए तो 397 इलेक्शन हो चुके हैं भारत में। मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, और उस 97 में 17 लोकसभा की और 380 विधानसभाएं के चुनाव हो सके। इसमें मिड टर्म इलेक्शन ये सब भी जुड़े हुए हैं, और ये आंकड़ा मैंने अकेले कैलकुलेट नहीं किया। प्रणव राय जी की अगर बुक आप द वर्डिक्ट पढ़े होंगे तो उसमें भी है, बस उसमें मैंने एडिशन हाल के जो हुए हैं उसको जोड़ के मैंने बताया। तो तकरीबन आप समझिए मोटे तौर पे हमारे देश में 400 के आसपास, 397 यानी बहुत करीब 400 के आसपास चुनाव हो गए। अब सवाल ये होता है कि चुनाव तो हुए हैं, तो चुनाव का अध्ययन कब शुरू हुआ? तो विदेशों में अलग अलग परंपराएं रही है। थोड़े अमेरिकन चुनाव जो द्विपक्षीय प्रणाली है, उन सब की वहीं से थोड़ा सा जो बिहेवियरल स्टडीज और चुनाव अध्ययन की शुरुआत वगैरह होती है। लेकिन अब सीधे तौर पे इंडिया में आते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम 1957 में 1957 यानी कि दूसरे लोकसभा के चुनाव में आजादी से 10 साल बाद, उस दौरान IIPA जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इनके थ्रू सर्वे होती है। और नहीं, उस समय IIPO था। अच्छा। अब उसका नाम थोड़ा बदल गया है। अच्छा। अब वो पब्लिक ओपिनियन था। अच्छा। और उस समय एरिक डे कोस्टा थे उनके डायरेक्टर, जिनको फादर ऑफ ओपिनियन पोल भी कहा जाता है भारत में। आप सही कह रहे, IIPA उनका नाम, वो आखिर समय के साथ साथ उनका काम भी बदलते गया, लेकिन उस समय IIPO थे। ठीक है। तो उस समय शुरुआत होती है पब्लिक ओपिनियन पोल की। तो 57 में, 1962 में और 1967 में, ये तीनों चुनाव में IIPO जो है वो सर्वे करती है, लेकिन चुनाव पूर्व सर्वे करती है, और वो जो उसकी अपने लिमिटेशंस है वो वोट बताती है, वो वोट को सीट में कन्वर्ट नहीं करती है। जो IIPA के जो प्रथम 3 सर्वे हुए लोकसभा चुनाव के, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और उसके साथ एक दुविधा ये थी कि जैसे अभी आप देखेंगे
कि कई सारे सर्वे के पुराने रिपोर्ट भी पढ़ के आप समझ सकते हैं क्या मेथड था या नहीं था, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए बड़ी संख्या में उस पर कोई बहस नहीं हुई, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, और अभी हमारे पास देखने के लिए ज्यादा कुछ उसके विश्लेषण में बचता नहीं है। तो फिर उसके बाद 1967 से आए तो पहली बार CSDS, जिसका अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जो जिनके डायरेक्टर प्रेसिडेंट जो फाउंडर थे प्रोफेसर रजनी कोठारी जी, जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम का भी जिक्र किया था। तो CSDS ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके 1967 और 1971 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अध्ययन का सिलसिला शुरू किया। अब CSDS की जो सर्वे थी वो 2 मायनों में अनोखी थी। पहली ये कि वो IIPO की तर्ज पे ओपिनियन पोल नहीं करती थी, यानी कि ये चुनाव के बाद सर्वे करती थी और कोई ओपिनियन पोल मतलब कि कोई प्रेडिक्शन नहीं करती थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ 67 और 71 में। दूसरी बात ये थी कि ये अब जो कि बहुत बड़ी अनोखी थी और एकेडमिक दृष्टिकोण से देखे तो अपने आप में बेमिसाल थी, और एक तरीके की शुरुआत थी जो आज कल हम लोग पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। वो ये कि CSDS के सर्वे का जो दायरा था वो काफी व्यापक था। उसमें कई सारे सवाल पूछे गए थे, दर्जनों सवाल अलग अलग किस्म की अलग अलग बात को लेके सवाल किए गए थे। और उनका जो और दूसरी अनोखी चीज थी कि वो आंकड़े CSDS के आर्काइव में मौजूद भी है। तो यानी कि उसका अभी भी स्टडी होता है, कुछ लोग करते हैं और हो सकता है। उसके बाद जो आज के दौर का हम सर्वे, ओपिनियन पोल ये सब देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1980 में होती है, जब इंडिया टुडे मैगजीन के डायरेक्टर अरुण पुरी जी, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के 2 प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के, प्रोफेसर प्रणव रॉय और प्रोफेसर अशोक लहरी, इनको लाते हैं। और ये लोग, अशोक लहरी जी और प्रणव रॉय जी, मिलके पूरे भारत में पहली दफे, मतलब पॉपुलर मीडिया कहिए, उसके लिए ओपिनियन पोल करने का पूरा सर्वे डिजाइन करते हैं और उसको मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। और वो काफी सक्सेस रहा था। 1980 और 1984 का जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन किया था वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ की बात होती थी। तो मीडिया में जो ओपिनियन सर्वे का जो है जिक्र और सर्वे का इस बृहद पैमाने पे आना 1980 से शुरुआत हो गई। ये सर्वे में तीसरा इंटरवेंशन था। पहला IIPO, दूसरा CSDS, तीसरा इंडिया टुडे। अब एक चौथा और महत्वपूर्ण इंटरवेंशन आता है 1993 में, जब CSDS के अंदर लोकनीति की स्थापना होती है और उसकी जिम्मेवारी और उनके जो डायरेक्टर होते हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव, वो CSDS के पुराने सर्वे की जो नीति थी उसको और रिफाइन करते हैं और एक नई तरीके से लोकनीति के अंदर भारतीय चुनाव प्रणाली की एक बृहद अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का एक मापदंड तैयार करते हैं, जो अभी भी निरंतर जारी है, यानी कि तकरीबन 27 सालों से वो चीजें चल रही। अब CSDS का ये जो दूसरा अटेम्प्ट था और भारतीय चुनावी सर्वे का जो चौथा बड़ा अटेम्प्ट था, उसकी यूनिकनेस इस बात को लेके थी कि वो ना सिर्फ सर्वे करती थी, चुनावों का अध्ययन करती थी, एक बड़े पैमाने पर जो सर्वे करती थी देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि वो पहली बार सर्वे के आंकड़े और उसके अध्ययन और उसके एनालिसिस जो थे, विश्लेषण, वो एकेडमिक्स में एस्टैब्लिश किए गए। और फिर सर्विस CSDS की जो मान्यता थी, CSDS सर्वे की जो वैलिडिटी थी, सत्यापित करना उसके जिसे कह सकते हैं हम, वो काफी बड़े पैमाने पे एकेडमिक्स इंडिया और उसके बाहर भी उसका अध्ययन शुरू हो गया। तो ये एक अपने आप में बड़ी अनोखी और बड़ी जरूरी, जिसे हम कहें, जो आज हम जिसकी वैल्यू हम समझ रहे हैं, वो उसका इंटरवेंशन लोकनीति CSDS से होता है 1993 के बाद से, जो अभी भी चलती आ रही है। अब जो पांचवा और एक और उसमें छोटा सा इंटरवेंशन हो रहा है, ये जो कि पिछले कुछ सालों से हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आप देखेंगे कि न्यूमेरस, मतलब कई सारे सर्वे एजेंसियां आती हैं, सर्वे करते हैं और
फिर अपने परिणाम दिखाते हैं। कई सारे ऐसे सर्वे एजेंसियां आप देखेंगे पिछले कुछ ही सालों में आए और गए, जैसे कि भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की वाली जो चीजें थी, एक दो सर्वे उन्होंने सही किया, उनका नाम हुआ, फिर कुछ सर्वे गलत किया और वो गायब हो गए। ठीक है, तो ये दौर मतलब चलता रहा। अभी 5वें दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां पे कि कई सारे अलग अलग सर्वे, सिर्फ एक सर्वे एजेंसियां नहीं है, कई सारे सर्वे एजेंसियां हैं अलग अलग चैनलों के साथ, वो होते आ रहे हैं। अब इसका दो और महत्वपूर्ण पहलू है जो इसी में जोड़ते हुए ना, कि आखिर सर्वे में जो इतनी रुचि है या जो इतनी इंटरेस्ट है वो आखिर कैसे बढ़ी। तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं 1980 से पहले उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ एकेडमिक्स के कुछ लोगों को ही था, IIPO वगैरह जो सर्वे करती थी उसी में। लेकिन 1980 में जब इंडिया टुडे और मीडिया के थ्रू आ जाती है, इंडिया टुडे मैगजीन के थ्रू और प्रणव रॉय इकोनॉमिक्स जो मतलब कि सर्वे ओपिनियन पोल के तौर पे आती है चुनाव के बड़े सर्वे के में, तो उसमें उत्सुकता और उसका स्प्रेड जो है बड़े पैमाने पे थोड़ा बढ़ता है। लेकिन 93 पोस्ट 90 में ये हुआ CSDS की स्थापना, लोकनीति की स्थापना CSDS के अंतर, उनके द्वारा चुनाव अध्ययन, और उसी दौरान मीडिया का बड़े पैमाने पे प्रचार और प्रसार, मतलब मीडिया का फैलना, ये तो था ही। साथ में दो चीज और हमें समझने की जरूरत। और तीसरा, अगर जो 5वां स्टेप की बात कर रहे हैं, जो 5-6 सालों में जो और भी सर्वे एजेंसियां का बढ़ा है, उसमें एक ये भी है कि आप देखेंगे और भी छोटे छोटे मीडिया, सोशल मीडिया का भी बढ़ रहा है। तो एक तो मीडिया के इंटरवेंशन, जो 3 डिफरेंट इंटरवेंशन है, उससे भी सर्वे की व्यापकता काफी बढ़ गई है। विश्वसनीयता की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन व्यापकता जो उसका प्रसार और नाम खूब हुआ है। लेकिन जो अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो आप ऐसा देखेंगे कि जो जब IIPO सर्वे कर रही थी या प्री 70s 1980 से पहले का दौर हम देखें, हालांकि 77 से पहले का दौर देखना होगा पॉलिटिकली, तो उस समय मोटा मोटी एक कांग्रेस सिस्टम में हम लोग जी रहे थे। और उस समय मोटा मोटी कांग्रेस पार्टी के जो वोट थे और वो थे, जो सरकार थी, उसी के अनुसार मतलब अनुमान लगाया जाता था कि ये सरकार रहेगी या चली जाएगी। उस पे मोटा मोटी ये एक पैमाना होता था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एरिक डी कोस्टा ने एक बड़ा यूनिक फॉर्मूला इजाद किया था, कांग्रेस मल्टीप्लायर, कि कांग्रेस को कितना वोट मिल रही है और अपोजिशंस को, उसके अकॉर्डिंगली वो एक सीट्स का जो प्रेडिक्शन है बाद में जाके वो थोड़ा सा करते थे कि एक सर्टेन परसेंटेज के बाद जितना कांग्रेस का वोट बढ़ेगा उतना ही सीट मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो वो एक दौर था। दूसरा, जब 80 से आप देखेंगे मीडिया का इंटरवेंशन हुआ ही है, लेकिन 77 के बाद से ही भारतीय राजनीति में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया, एक चेंज, जहां पे कांग्रेस एक डोमिनेंस जो था वो थोड़ी उसकी डोमिनेंस दरकने लगी। सेंट्रल लेवल पे तो 80 और 84 दोनों में उनका वर्चस्व रहा और फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री रही उनकी, लेकिन राज्यों में जो है उनकी जो स्थिति है कमजोर होने लगी और कई सारे रीजनल फोर्सेस जो हैं उनको चैलेंज करने लगे। लेट 80s के दशक में और 90 के दशक में, जो आप मान के चलिए कि 2014 तक में, जो सर्वे का इतना ज्यादा व्यापकता बढ़ा और उत्सुकता, जो कहें कि सर्वे को लेकर उत्सुकता इसलिए बढ़ गई कि एक साथ कई सारे पॉलिटिकल चैलेंजर जन्मे, बहुत सारे रीजनल फोर्सेस अलग अलग राज्यों में जन्मे। मतलब कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी उस समय उदय हो चुकी थी और धीरे धीरे मजबूती पाने लगी थी। बीएसपी जैसे नेशनल प्लेयर, मतलब एक कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज भी थोड़ी अपनी मजबूती बनाने लगी थी और उनकी भी व्यापकता बढ़ गई थी। साथ ही अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टीज भी कई जगह फैलने लगे थे अलग अलग। तो इससे भारतीय लोगों में या उसके दर्शकों में जो कहे कि चुनाव को लेके, चुनावी सर्वे को लेके उत्सुकता थोड़ी बढ़ गई और इस वजह से आप देखेंगे कि चुनावी सर्वे की फिर अहमियत भी काफी बढ़ जाती है। तो ये चीजें हुआ। तीसरे जो बात हो गए, बस एक लाइन में, 2 लाइन में और बोलूंगा। तीसरे, जब आप देखेंगे कि अभी जो चुनाव की एक तो सर्वे की व्यापकता बढ़ गई, मतलब कई सारे सर्वे एजेंसी हो गई। दूसरी ये भी हुई कि 2014 के बाद से बीजेपी का जो डोमिनेंस हुआ, बीजेपी एक बड़ी फोर्स, मजबूत फोर्स के, पॉलिटिकल फोर्स के रूप में जो स्थापित हुई है, एक डोमिनेंस जो कायम हुआ है, तो उससे 2014 के बाद से और कई सारे सर्वे एजेंसी आने लगी, क्योंकि इससे एक वो होने लगा कि सेंटर में तो है ही है, अलग अलग राज्यों में बीजेपी कैसे परफॉर्मेंस हो गई, तो एक
सर्वे के प्रति जो उत्सुकता का जो एक और नयापन जो कहते हैं, क्योंकि उबाल तो आ चुका था 90 के दशक में ही, लेकिन एक और नयापन, नई तरीके का जो सर्वे के प्रति जो रुचि थी लोगों की, वो थोड़ी बढ़ गई। तो आप देखेंगे कि जो हमारा पूरे 70 साल का जो इतिहास है, 74वां अभी इंडिपेंडेंस डे कल हमने मनाया, उसमें भारतीय अगर चुनावी विश्लेषण का जो बात की जाए तो वो भी मोटा मोटी 60 साल से ऊपर का हो गया। और ये 3 अलग अलग दौर में चली है। मीडिया के भी अलग अलग 3 अलग अलग रोल रहे हैं, और जो पॉलिटिकल चर्निंग रही है उसकी भी दौड़ रही है। और इसीलिए इन सबों चीजों का जो एक गठजोड़ है, नुआंसेस, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सर्वे को, ओपिनियन पोल को या पोस्ट पोल को जो कहें, उसकी विश्वसनीयता और व्यापकता और जो उसमें इंटरेस्ट है लोगों का, वो बढ़ा दिया है। आशीष, काफी अच्छे से आपने इस पहलू को रखा, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती है। एक तो ये कि कई बार ऐसा लगता है कि जो चुनावी अध्ययन तो बहुत सारे संस्थाएं नहीं करती हैं। उनका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि एक खास चुनाव में, चुनाव से पहले वो ये बता दे कि क्या होने वाला है, और उनकी सारी परीक्षा इसी बात पर टिक जाती है कि उन्होंने जितनी सीटों की भविष्यवाणी की थी, क्या उतनी सीटें आखिर किसी दल को मिला या नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद इस लिहाज से जो लोक नीति सीएसडीएस में चुनावी अध्ययन की एक परंपरा रही है, और जो अभी बहुत सारी एजेंसियां सर्वेक्षण कर रही हैं, उनमें हमें अंतर करने की जरूरत है। और दूसरा कि जो प्री पोल और फिर एग्जिट पोल, और उसके बाद जो एक पोस्ट पोल के रूप में जो चीजों को आप वेटेड करते हैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से, उसमें भी एक अंतर करने की जरूरत है, क्योंकि आखिर हम इन आंकड़ों को कितना विश्वसनीय मान सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, वो इस बात से संबंधित है कि आखिर ये जो पूरा तरीका है चुनाव अध्ययन के एक खास रूप में, जिसमें हम एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, उसे हम कितना ज्यादा साइंटिफिक मान सकते हैं। कई बार जब मैं अपने दूसरे मित्रों से और आपसे भी जब मैं बात करता हूं, तो मुझे कई बार इस तरह का एहसास होता है कि जो बहुत सारे चुनाव अध्ययन या जो इलेक्शन प्रेडिक्शंस होते हैं एग्जिट पोल के रूप में, वो धराशायी हो जाते हैं अगले दिन। फिर हम भूल जाते हैं, फिर अगला चुनाव आता है, फिर हम उनकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारी रुचि काफी बड़ी है। लेकिन क्या ये सच में एक साइंस माना जा सकता है? और इसी से एक आयाम यह भी निकलता है कि कई बार मुझे लगता है कि शायद चुनावों को देखने का, समझने का एक बेहतर तरीका ये है, जो कि आप भी कई बार करते हैं, कि हम फील्ड में जाएं और सीधे तौर पर क्वालिटेटिव तरीके से हम लोगों से बातचीत करें, उनको मूड को भापने की कोशिश करें और अपने विचारों को सामने रखिए कि आखिर चीजें कैसे चल रही हैं, बजाय इसके कि हम कुछ सैंपल लें और कुछ चीजों को ले आए, और बाद में उससे चीजें जितनी सामने आती हैं उससे ऐसा लगता है कि किसी खास चीज को छिपाया जा रहा है। तो ये जो एक आरोप भी लगता है इस तरीके के अध्ययनों पर कि ये खास तरीके के एजेंडा को बढ़ावा देने वाली है, शायद इसीलिए चुनाव आयोग को फैसला करना पड़ा कि एक चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद इस तरीके के अध्ययन सामने नहीं आएंगे, प्री पोल जो सर्वेज होते हैं वो नहीं आएंगे। तो मैं एक बार फिर से अगर उसको सवाल के रूप में रखूं, तो दो पहलुओं पर मेरा जोर है। पहला ये कि जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो एक आंकड़े बच जाते हैं, और उनकी विश्वसनीयता को हम कैसे मापें। खासतौर पे ये मेरे मन में भी सवाल है, शायद बहुत सारे और लोगों के मन में हो, कि एक तो ये होता है कि मान लीजिए कि चुनावों में जो एक संस्थान है, जैसे अगर हम लोकनीति की बात करें, आप उससे काफी जुड़े रहे हैं, तो उसने कुछ चीजों का प्रिडिक्शन किया, वो चीजें उतनी सही नहीं हुई, तो बाद में जो उसके आंकड़े होते हैं वो उसकी विश्वसनीयता का आधार क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो चुनावी आंकड़ों के आधार पर अपने अध्ययन को से कुछ चीजों को लाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ पहलू है वो ये कि आपको क्या लगता है कि क्वांटिटेटिव मेथड ज्यादा बेहतर है या क्वालिटेटिव मेथड? तो इस दोनों पे अगर आप थोड़ी स्पष्टता से बातों को रख पाए तो काफी उपयोगी रहेगा। जी, देखिए दोनों ही काफी अहम और काफी बड़े सवाल हैं। उसमें जो आपने शुरुआत जैसे किया था, तो आपके सवालों में ही एक चीज का आंसर है, वो ये है कि आखिर सीएसडीएस की जो विश्वसनीयता है इतने लंबे समय तक क्यों टिकी रही अन्य सर्वे एजेंसियों की तुलना में। तो उसका एक बड़ा पैमाना, जो एक बारी बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एकेडमिक्स में एस्टैब्लिशमेंट हुआ उनके तथ्यों के, उनके आंकड़ों की और उनके विश्लेषणों को। तो वो इस वजह से थे कि एक कि उन्होंने
जो सर्वे करने का जो अप्रोच अपनाया वो एक साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच अपनाया। वो कैसे है इसकी हम जिक्र करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि दूसरे सर्वे एजेंसी जो है साइंटिफिक मेथड यूज नहीं करते, लेकिन जो बड़ी बात थी कि उन्होंने सीएसडीएस ने अपने सर्वे को और अपने आंकड़ों को सिर्फ चुनाव की परिणाम यानी कि वोट और सीट वहां तक सीमित नहीं रखा। ये सीएसडीएस की बड़ी उपलब्धि थी, जो आज के सर्वे के दौर, आज के बहुत सारे जो सर्वे एजेंसियां हैं वो कई बार वो सत्य भी होते हैं, लेकिन उनकी उतनी व्यापकता जो है एकेडमिक स्पेस में ज्यादा इसलिए नहीं बन पाती है कि वहां वो खुद को बहुत कम जगह पे सीमित कर देते हैं, यानी कि वोट, सीट और कुछ 2-4 महत्वपूर्ण मुद्दे, तो उसके विश्लेषण तक सीमित होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक लिमिटेशन ये होता है कि ये उस चुनाव तक तो बहुत कारगर होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस आप करेंगे तो फिर वो बहुत कारगर नहीं होते, क्योंकि उस समय तक तो फिर चुनाव रिजल्ट आ जाते हैं। तो लोग ईसीआई के वेबसाइट से वो आंकड़े क्यों ना देखें कि उनके ओपिनियन पोल का आंकड़े देखें। तो इसीलिए जो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है लोगों के, जो बहुत सारे सर्वे एजेंसियां आई हैं बहुत खर्चे के साथ, और ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों ने काम नहीं किया ठीक से, तो ये भी डिस्क्रेडिट देना उनको ये भी ठीक नहीं होगा। सबने, क्योंकि नाम तो सभी को चाहिए और काम के बदौलत ही नाम होगा, तो कई तरीके उन्होंने अपनाए, मेथड भी उन्होंने साइंटिफिक तरीके भी अपनाने की कोशिश किया और कईयों ने अपनाया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने जो खुद को सीमित किया वो उनको ही सीमित कर गया। मतलब उन्होंने जो सर्वे के थ्रू जो खुद को सीमित किया था वो उनके एजेंसी को सीमित कर दिया। तो खैर, तो ये जो सीएसडीएस वाली बात जो आप कह रहे थे, तो सीएसडीएस और उनके जैसी संस्थाएं अगर होती हैं, आती हैं, तो उनकी अहमियत इसीलिए है कि वो एक व्यापक पैमाने पे अलग अलग, जैसे अब आप ये देख लेंगे दूसरे सर्वे में कि जो आजकल आप बता देते हैं वो वोट सीट के अलावा अब कुछ सर्वे एजेंसियां ये भी कोशिश करते हैं कि सीएसडीएस के तर्ज पे कि कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड भी वोटिंग आपको बताएंगे कि देखिए इस कास्ट ने इसको वोट दिया, इस क्लास के लोग अमीर गरीब जो भी है इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंसेस बताते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है उसके ऊपर विश्लेषण पे वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी कई सारे क्रॉस टैब नहीं होते हैं उसके। खैर, ये एक बात थी। दूसरी बात जो आपने वो किया साइंटिफिक मेथड की, तो देखिए कोई भी सर्वे की विश्वसनीयता और जो कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति वो कितने सलीके से, कितने अच्छे तरीके से यूज की है, इस पे डिपेंड करती है। अब बात होती है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। ऑब्जर्वेशन इंडक्टिव हो सकता है, डिडक्टिव हो सकता है। तो जो भी साइंटिफिक, क्योंकि ये एक बीच में लंबी बहस है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में साइंस है कि नहीं है, जो आप हम सब पढ़े और आप तो पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में बच्चों को, कॉलेजों में। तो ये एक लंबी डिबेट है। तो इस डिबेट के लिए तो आपको कोई बड़े विद्वान के पास जाना होगा, वही बता पाएंगे। मैं तो उस डिबेट में नहीं पढ़ने वाला हूँ कि वो साइंस है कि नहीं है, क्योंकि नहीं। लेकिन जो साइंस का एक पहलू है, वो साइंस का पहलू वो सिंपल ये कहता है कि एक मेथड का ऑब्जर्वेशन जो आपका बिहेवियर जो हो रहा, उसका एक साइंटिफिक मेथड है। अगर वो चीज साइंटिफिक मेथड वेदर इंडक्टिव और डिडक्टिव, अगर उस मेथड से वो सत्यापित हो रही है, वैलिडेट हो रही है, तो उस विधि को एक साइंटिफिक मेथड माना जाता है। तो अब चुनावी सर्वे में भी साइंटिफिक मेथड का यूज किया गया। अब क्या है और वो उसका चेक कैसे होगा? उसका चेक ये होता है कि आपका जो सर्वे है वो कितना रिप्रेजेंटेटिव है। और जब हम शब्द यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके पीछे तर्क ये होता है कि जो हमारा समाज है या जो हमारा देश है, उसमें अलग अलग धर्म, जात, लिंग आदि के अलग अलग लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग संख्या है। तो जब आप कहेंगे कि इतने % लोगों ने इस पार्टी को या इस उम्मीदवार को वोट दिया है, तो सवाल ये होता है कि वो जो उतने % लोग हैं वो कौन है, वो किस वजह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और जब वो होते हैं कि वो कौन है, तो वो उस कौन की व्याख्या इस बात से होती है कि उनकी एक्चुअल संख्या क्या है, उनकी जो वास्तविक संख्या क्या है। कि अगर मान लिया जाए हमने कहा कि
जो दलित हैं, यूपी में दलित मायावती को वोट करते हैं, मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं हम एज एन एग्जाम्पल, या ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते हैं या पहले कांग्रेस को वोट करते हैं। अब उस चीज का तथ्य इस बात से है कि कितना परसेंट ब्राह्मण का आपने वोट किया, आपने सर्वे किया, कितने परसेंट उस स्टेट की पॉपुलेशन है ब्राह्मणों की, और आपके सैंपल का कितना परसेंट है, और उस आपके सैंपल का कितना परसेंट उस पार्टी को वोट दे रहा है। तो सपोज अगर ब्राह्मण 10% है यूपी में और आपके सैंपल में 20% का वो आंकड़ा आ गया, 20% जो सैंपल है आपके वो ब्राह्मणों का है, तब तो आपके सर्वे में ये एक जो कहते हैं ना ओवरवेट हो जाना, एक टेक्निकल होते हैं अंडरवेट और ओवरवेट, ओवर एस्टिमेट जिसको हम कहते हैं टेक्निकल, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आप, क्योंकि ज्यादातर आपके बारे में तो इस तरीके से आपका जो सर्वे के जो परिणाम आएंगे, सर्वे के परिणाम, मैं चुनाव परिणाम की बात नहीं कर रहा, वो आपके ठीक तरीके से व्याख्या नहीं कर पाएंगे, वो ठीक तरीके से नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप एक कम्युनिटी का या एक ग्रुप का या तो ओवर एस्टिमेट कर लिए, और जब किसी एक का ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी का अंडर एस्टिमेट हो रहा है, और इस तरीके का ओवर एंडिस में कई सारे बाइसनेस आ जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप सही तरीके से एक जो कहते हैं अलग अलग व्याख्या है, मतलब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, तो उसमें से जो भी एक कोई पद्धति अपनाते हैं और उसकी सही व्याख्या कर पाते हैं आपके, तो वो आपके सर्वे के रिजल्ट को एक वैज्ञानिकता प्रदान करती है। हो सकता है कि उस सर्वे का परिणाम और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उससे मैच ना करे, हो सकता है, ऐसी होती भी है, लेकिन उससे क्या है, उस सर्वे की वैज्ञानिकता पर सवाल नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे कि सीएसडीएस के सर्वे में जो आपने जिक्र किया था कि कुछ कुछ गड़बड़ियां भी होती है, कई बार परिणाम अलग निकले, लेकिन फिर भी उनकी विश्वसनीयता इस बात को लेके क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उसके आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं एक्चुअल रिजल्ट की तुलना में, लेकिन चूंकि अप्रोच जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है उस सैंपल का, सर्वे का, वो काफी एक्यूरेसी की तरफ जाती है, तो इसलिए उनकी व्यापकता बढ़ जाती है। बस इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा कि आखिर चलिए आप बोल दीजिए, वो लाइन भूल नहीं, एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि आप काफी जोर दे रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड पे, पर यहाँ पर आप क्वालिटेटिव के एलिमेंट को कहाँ रखेंगे? कई बार जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ज्यादा आकर्षक क्वालिटेटिव स्टडीज लगती हैं, जहां पर आशीष एक गांव में गए हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, उनके मुद्दों के बारे में बात करते हैं और एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट कार्ड लिखकर भेजते हैं और उसे हम पढ़ते हैं, तो एक अलग तरह का आनंद देता है और मुझे लगता है कि शायद लोकतंत्र को समझने का वो ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं जानबूझ के अलग कर रहा था क्योंकि मैं इस सवाल का अलग से जवाब ही देना चाह रहा था। देखिए, क्वालिटेटिव स्टडीज जो भारत में रही है वो क्वांटिटेटिव से भी पुराना है। तो और बहुत व्यापक भी रहा है। आप पहले अगर आप भलीभांति परिचित, बहुत और भी सोशल साइंस के स्टूडेंट परिचित होंगे, आप प्रोफेसर पॉल ब्रास, प्रोफेसर मैरून वीनर, प्रोफेसर एमएस श्रीनिवासन, प्रोफेसर जेम्स मैनर, ऐसे कई लोग हैं। हाल के दिनों में प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी और भी कई ऐसे जो यूरोपियन स्कॉलर रहे हैं, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाके चुनाव की एक क्वालिटेटिव स्टडी अध्ययन करने की कोशिश की है। देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एक बड़ा डिफरेंस ये है, वो ये है कि माइक्रो लेवल एनालिसिस और माइक्रो लेवल एनालिसिस का फर्क है। क्वालिटेटिव में आप माइक्रो लेवल का एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव में आप मैक्रो लेवल का, एक बड़े पैमाने पे राज्य या देश को जो है एक एन जो बड़ा कहते हैं यूनिवर्स मान के आप चलते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव की ये लिमिटेशन होती है कि जो आपने मेरा जिक्र किया या कहीं और का भी जिक्र अगर आप भी जाएंगे तो आप एक इंडिविजुअल है, आपकी जो अध्ययन और अध्ययन का माध्यम है वो काफी व्यापक होगा, बहुत गहरी होगी, लेकिन आपकी एक बड़ी लिमिटेशन ये है कि चूंकि टाइम एंड रिसोर्सेज आपके एक कॉन्स्ट्रेंट हैं, तो उससे क्या होगा, आप बहुत जगह नहीं जा सकते हैं एक लिमिटेड पीरियड में। आप एक विशेष लोकेलिटी में, कुछ विशेष लोकेलिटीज में, कुछ विशेष अलग अलग जगह पे के साथ ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपके कम समय में वो एक बड़े पैमाने पे बड़ी मास ऑडियंस के पास जाके
वो आपके परिणाम आंकड़ों को ला सकती है। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा जो बड़ी डिफरेंस वो है, जो हम बात ही कर रहे थे, मैक्रो लेवल पिक्चर और माइक्रो लेवल की पिक्चर। सर्वे जो है जमीन पे अलग अलग समय में और खासकर चुनाव के दौरान जो कैंपेन होते हैं और उससे जो कई सारे चीज बदलाव आते हैं, उसकी व्याख्या सर्वे करने में काफी मायने में असफल हो जाती है। क्योंकि सर्वे के साथ लिमिटेशन ये है कि आप हर 4 दिन पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी रिसोर्सेस लगते हैं। तो अगर आप करते हैं तो आप पकड़ पाएंगे, अगर नहीं करते तो नहीं पकड़। लेकिन जो क्वालिटेटिव स्टडीज है वो कैंपेन के दौरान अगर बहुत सारे चुनाव बदलाव हो रहे हैं तो उसको पकड़ने में सहूलियतें देती है। उदाहरण स्वरूप आपको याद ही होगा और मुझे भी याद है, 2015 की यानी 5 साल पहले जो बिहार चुनाव हुए थे, तो उसमें कैंपेन शुरू होने से पहले का जो माहौल था और जो आंकड़े आ रहे थे और जो कैंपेन एंड हुआ करीब करीब 4 वीक में, मतलब 1 महीने पूरा चुनाव 5 फेज का चरण 5 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। और कई सारे सर्वे एजेंसीज की अपने आंकड़े जो हैं 2 अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग आंकड़े दिखाने लगे। तो उसको क्या है, सर्वे अब वो कैच कर लिया कि इतना चेंज हो रहा है, लेकिन सर्वे वो नहीं डिफाइन करेगा कि कैसे चेंज हो गया। तो ये क्वालिटेटिव स्टडीज वाले जो लोग हैं, जो भी करते आ रहे हैं, इसका भी बहुत रिच स्कोप रहा है भारत में और वो बड़े पैमाने पे हुआ। तो वो क्वालिटेटिव वाले पकड़ पाए कि आखिर ये वजह थी, इस वजह से चुनाव चेंज हुआ और इसीलिए इतना बड़ा परिवर्तन। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात, आशीष एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है क्वालिटेटिव स्टडी को लेकर, ठीक है, हाँ पूरा कीजिए। वो ये है कि क्वालिटेटिव स्टडीज के माध्यम से ही, और वही एक जरिया रहा जिसकी वजह से एकेडमिक स्पेस में जो हम अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप कहें या सोशल ग्रुप कहें, उसका जो अलग अलग एस्पिरेशंस या एटीट्यूड को लेके जो बातचीत हुई। जैसे आप देखेंगे अगर पॉल ब्रास की जो किताब है उसमें अध्ययन जो उन्होंने 62 और 67 के चुनावों का जो व्याख्या किया, तो पहली बार जो एग्रेरियन क्राइसिस और एग्रेरियन क्राइसिस को लेके जो एक सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप बनता है चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, उसको लेके व्याख्या है। तो ये क्वालिटेटिव स्टडीज का ही जो पैमाना था, जिस वजह से एक ग्रुप या एक आइडेंटिटी की जो अपनी एस्पिरेशन है या अपना एक एटीट्यूड है, या इसको साधारण भाषा में कहें तो सरकार के साथ जो उनकी डिमांड है या उनकी जो उनको लगता है कि ये सरकार को करना चाहिए, मेरी जरूरत है या मेरा हक, वो परिलक्षित होता है। और इसमें क्वालिटेटिव स्टडीज बड़े पैमाने पे कारगर रही है। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो जिक्र हम आजकल पिछले 2-3 दशक से खूब हो रही है, इसका भी एक बड़ी बात यही है कि ये जो आई है ये क्वालिटेटिव स्टडी के माध्यम से ही आई है। तो बड़े बड़े एकेडमिक्स लोग और क्वालिटेटिव स्टडीज में ये भी हुआ है कि बहुत सारे कुछ अलग अलग पत्रकारों का भी रोल रहा है, उसको अभी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इन अलग अलग जो सोशल क्लास है उसकी व्याख्या कैसे करें, जो कि सर्वे नहीं कर पाती है या उसको बहुत मुश्किल होती है उन चीजों की व्याख्या करने में। बिल्कुल। एक चीज आशीष के बारे में बताना चाह रहा था अपने दर्शकों को कि जब 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और हम लोग आशीष से बहुत पुरानी दोस्ती है तो हम पूछते रहते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी चुनाव होता है तो आशीष देश के जहां भी चुनाव हो रहा है वहां पर आशीष की मौजूदगी रहती है। कम से कम ये 7-8 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं आशीष से पूछते रहता था, और जब चुनाव का परिणाम आने वाला था उसके 2 दिन पहले, यानी कि चुनाव आज खत्म हुए आखिरी चरण के, उसके बाद प्रणव रॉय से लेकर अलग-अलग टीवी चैनलों ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए और सबने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिल रही है, बहुमत मिल रही है और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टियां हार रही हैं। तो उसके अगले दिन आशीष मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने काफी जोर देकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उन्होंने बार-बार अपने आंकड़ों से वोट को मिलाया, बार-बार अपने फील्ड के अनुभवों को बताया और ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और मेरी जो समझ है वो ये कह रही है कि वहाँ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पार्टी और कांग्रेस के का जो गठबंधन है उसकी जीत हो रही है। और जब अगले दिन रिजल्ट आया तो सच में वही हुआ था जो आशीष ने कहा था। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि आशीष को अपने अध्ययन पर काफ़ी गहरा भरोसा रहता है। मैं एक चीज़ आशीष आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा,
वो ये कि एक तो हम फील्ड में हम सब जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप हम सबके अपने अलग-अलग अनुभव होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा समय आपने फील्ड में गुज़ारा है उतना शायद हमारी जनरेशन में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने फील्ड में दिया है। जो सोशियोलॉजी का से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, वो अपने रिसर्च के लिए एक समय पर लंबे अवधि तक रहते हैं, लेकिन आप देश के विभिन्न भागों में घूमते रहे हैं, चाहे वो आसाम हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे बहुत सारे राज्य जहाँ मैं जानता हूँ कि इलेक्शन है और आपसे कभी फ़ोन पे बात हुई तो पता चला कि आप बाहर हैं और आप इस जगह पर हैं। तो एक मैं अगर आपको विद्यार्थियों के लिए जो हमारे दूसरे सारे दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं जो इस तरीके का अध्ययन करना चाहते हैं, सिर्फ़ चुनाव अध्ययन नहीं, बल्कि और अपने विषय से जुड़े हुए अध्ययन, तो लोगों से संवाद करते समय जो कि आपकी बहुत बड़ी खूबी है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों में नहीं है और जो चुनाव अध्ययन कर रहे हैं, जो टीवी पर दिखते हैं, उनमें भी शायद नहीं है। तो जो लोगों से बात करते हुए उनके सहजता के साथ उनसे जुड़ने की जो एक कला है और उससे जो बातें सामने लाने की जो एक दक्षता है, उसे विद्यार्थी, रिसर्चर अपने भीतर कैसे ला सकते हैं? उन्हें आप किस तरीके का सुझाव देना चाहेंगे? आशीष। देखिए, पहली बात जो आपने ज़िक्र किया, तो मैं तुलना-वुलना के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, कौन बेहतर है, कौन खराब है, ये लोग डिसाइड करें। सब कोई मुझे मेरे अपने मानना है कि हर लोग अपने तरीके से अपने बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो भी उनकी सोच, समझ या जो चीज़ भी कहती हैं। हो सकता है मैं ज़्यादा समय या ज़्यादा मेहनत इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें कम समझ में आती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ चीज़ों को समझने में, तो इसीलिए मुझे शायद ज़्यादा समय लगता होगा। बहरहाल, दूसरी बात ये है जो आपने जो मूलभूत और बड़ी महत्वपूर्ण सवाल किया कि आप कैसे उनसे बात करें, दरअसल ये और ये किसी भी ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के सर्वे के लिए ये बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि इसके बगैर आपकी जो डेटा है, आप एक चीज़ याद रखिएगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों सर्वे में अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन हो कि क्वालिटेटिव में डेटा नहीं होता, क्वांटिटेटिव में डेटा होता है, तो आप जान लीजिए कि ये 2 मेथड हैं अलग-अलग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और ये किस चीज़ के अलग-अलग मेथड है, तो ये डेटा कलेक्शन का अलग-अलग मेथड है। तो उसमें भी हम डेटा ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है? वो व्यापकता और उसकी जो संख्या है वो उस पे एक अलग चर्चा है की बात है, वो बात की बात है। लेकिन तो अब जब आप मान लीजिए डेटा कलेक्शन के लिए आप क्वालिटेटिव मेथड की बात हम कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव मेथड में आप डेटा कलेक्शन के लिए लोगों से आप बात कर रहे हैं, तो आप पहला महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये देखिए कि वो जो डेटा आपको चाहिए, वो आपके पास है नहीं, आपको लोगों से लेना है। अब वो जो लोग हैं, उस जगह पे, उस राज्य में या उस लोकेलिटी में जिनसे आप बात करना तो अब तो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल भी प्रक्रिया जो है, हमें किन्हीं से कोई चीज़ लेनी है या माँगनी है या उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि वो आपके पास जो 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 जानकारियाँ हैं, जो जानकारी हमारे लिए वो आँकड़ा है, उनकी जानकारी हमारे लिए वो आँकड़ा है, डेटा है। वो आप हमें से अगर मैं किन्हीं से कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए, तो ऑफ कोर्स हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी। वो सावधानियाँ क्या है? अब जाके चूँकि हमारा उनसे जो है वो कोई कॉमर्शियल रिलेशन नहीं है कि हम पैसा दे रहे हैं उनको वो हमें दाखला दे दें तो उसमें हम टाइट भी रहेंगे तो टाइट होके रहेंगे तो भी मामला बन सकता है थोड़ा देर के लिए हालांकि वो भी रेस्पोंडेंट पे डिपेंड करता है तो ये चूंकि पूरी तरीके से सोशल रिलेशन है हमारा तो हमें कोशिश करना चाहिए और मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए उनसे ये मुझे पता है और ये किसी भी इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए वो किस आंकड़े के लिए जा रहे हैं और किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो ये 2 तथ्य उनको पता होना चाहिए दूसरी बात जो उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है जो जानकारियां लेनी है या उनका जो ज्ञान लेना है तो उसके लिए हमें 2 तरीके हैं मतलब एक तो ये है कि हम चूंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अलग अलग परिवेश के लोग हैं अगर मान लिया जाए मैं अगर बिहार जाता हूं तो मान के चलता हूं कि मेरा और उनका परिवेश एक है लेकिन मैं जब कर्नाटका जाऊंगा नागालैंड जाऊंगा या नागालैंड जब गया था या असम गया था या वेस्ट बंगाल गया था या कर्नाटका या अलग दूसरे राज्यों में तो मुझे पता है कि उनका परिवेश अलग है तो बहुत सारी चीजें हो तो पहला और जो जरूरी चीज वो होता है कि आपको उस समय समाज और जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा खुद को ढालना पड़ता है तो अब मान लिया जाए आपको लैंग्वेज भी कर्नाटक आप गए या नागालैंड गए आप और आपको लैंग्वेज ही नहीं आ रही तो आप कैसे करेंगे
उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको अंग्रेजी आएगी। तो कोशिश कीजिए वैसे टूटे फूटे शब्द जो मान लिया जाए हिंदी हमारे और उनके बीच कॉमन होती है, तो टूटे फूटे शब्द अगर उनसे कोशिश करते हैं, अगर उस तरीके से बात करें, यानी कि जो पहली चीज क्या है कि आपको उनके लेवल तक लाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि उनके माहौल और उनकी जो बातचीत की शैली है उसमें थोड़ा ढलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरे विकल्प नहीं है। क्योंकि जब तक वो ये कंफर्टेबल खुद को महसूस ना करे कि इस व्यक्ति के साथ यह बात मुझे बताने में, साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो, जब तक वो अपनी इस बात की सिक्योरिटी नहीं कर लेंगे मन में, ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछ के इस बात की सिक्योरिटी लेंगे, वो अपने मन को तसल्ली देंगे कि ये बातें या ये इंफॉर्मेशन जो मैं इनके साथ शेयर करूंगा वो सिक्योर है कि नहीं। अगर जब तक उनको इस बात पे भरोसा नहीं होगा, वो आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो मेरा जो मोटा मोटी यही रुझान रहा, जो मैं कोशिश किया हूँ, और हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है, तो ऐसा कोई इसमें कोई यूनिवर्सल नहीं है कि ऐसा ही तरीका होना चाहिए। वो ये है, मेरा जो अपना तरीका है कि जाइए लोगों के आस पास जो भी है उनकी जो कि थोड़ा इंफॉर्मेशन रखिए, कि लोकेलिटी या समाज की जानकारी रखिए, और उनके इस बेसिस पे उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश कीजिए। एक चीज मैं अपने अनुभव से बता दूं, 18 अलग अलग राज्यों में पिछले 5 सालों में मैं भटक चुका हूं चुनाव के सिलसिले में। तो एक चीज बता दूं कि ये जो कोई लोग कहते हैं कि लोग नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, ये सारे मिथ है। लोग बताते हैं, आप बस उनके साथ ढंग से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। क्योंकि भारत में क्रिकेट और पॉलिटिक्स दो ऐसी चीज है जिसपे हर लोग विस्तार से, मतलब खुद को एक उसके जानकार भी मानते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। वो किसी भी राज्य में जाइए, वो सब एक मिथ है कि इस राज्य के लोग ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, दूसरे राज्य के लोग ज्यादा कम पॉलिटिकल अवेयर हैं। तो ये सब भ्रम है। आपको मैं बता दूं, कहा जाता था कि बिहार यूपी के लोग जो हैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, बहुत कुछ जानते हैं। जबकि आप आसाम और नागालैंड इन सब जगह पे जाएंगे ना, तो वहाँ के लोग आपको बता देंगे कि उसके एमएलए के कितने पेट्रोल पंप हैं और कितने जगह पे उन्होंने अवैध कब्जा कर रखी है या नहीं कर रखी है। उनको, असम के लोगों को ये भी पता है कि कौन सा न्यूज चैनल किस पार्टी के किस नेता का है। ये इतनी जानकारियां बिहार में नहीं मिलेगी आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको बिहारी हूँ फिर भी कह रहा हूँ। तो ये हर जो समाज का हर व्यक्ति जो है ना, उसकी इंटेलिजेंसी अपने आप में एक यूनिक है, ये याद रखिएगा। और उनकी चीजों पे समझ और पकड़ है। हो सकता है थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, ये चीजें हो सकता है कि वो डिपेंड करता है कि कौन खुद को किस बात में इन्वॉल्व रखता है। तो इसीलिए उनको थोड़ा आसान कीजिए, सहूलियतें दीजिए। आप उनको बताइए कि आप बहुत अलग नहीं है उनसे, आप भी उन्हीं के जैसे हैं, बस अलग अलग काम कर रहे हैं। आप कुछ और काम कर रहे हैं, वो कुछ और अलग काम कर रहे हैं। और उस बीच एक दोस्ताना व्यवहार में बातचीत कीजिए। और बातचीत का जो जो एक बड़ा टारगेट वो होना चाहिए, और ये तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि दरअसल वो व्यक्ति उस लेवल पे जब जाएंगे तब वो जो इंफॉर्मेशन आएगी तो बहुत बेहतर होगा। वो ये आपको इंश्योर करना होगा कि वो व्यक्ति जो आपसे बातचीत कर रहा है, तो वो जो बातचीत का जो दौर है, ये सिलसिला है, वो उसके अंदर से नेचुरली आ रहा है, या वो किसी प्रेशर, किसी और चीजों के नफे नुकसान को कैलकुलेट करके आपको बोल रहा है। ये आपकी अपनी एक्सपर्टीज है। इस चीज को आपको परखना होगा कि वो जो व्यक्ति आशीष या कमल सर जो बोल रहे हैं, वो किसी एक फिल्टर लगा के, किसी एक इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वैसा चीज बोल रहे हैं, या उनके मन से स्वतः आ रही है। तो स्वतः आने का एक और तरीका है, उनसे थोड़ा लंबी बातचीत कीजिए। अब एक दो सवाल किन्हीं से पूछेंगे चार, तो वो मतलब ही समझेंगे आपको और उसी तरीके से जवाब देंगे। तो जब भी आप जाइए फील्ड में, और मैं आपको दावे तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जरूर कह दूंगा, और शायद यही एक वजह है कि मुझे चाहे मेरी कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, जहां भी चुनाव होता है मुझे जाने को उत्सुकता रहती है, और मुझे पुश करता है वहां जाने के लिए। वो ये कि हर जगह की एक अपनी यूनिकनेस होती है, और हर व्यक्ति की एक अपनी यूनिकनेस होती है। तो जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपके सवालों का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, एक बहुत कुछ नयापन, नई चीजें भी आपको सीखने समझने को मिल जाती है।
तो अगर आपके आपके मन में या आपके अंदर एक जिज्ञासा है, जानने की एक जिज्ञासा है नई चीजों को समझने का, सुनने का, देखने का, तो ये जो इलेक्शन का जो दायरा है या इलेक्शन स्टडीज का जो दायरा है, वो आपके लिए बड़ा रोचक रहेगी, चाहे क्वालिटेटिव में हो क्वांटिटेटिव में, दोनों में बात कर रहा हूँ। क्योंकि याद रखिएगा कि जो चुनाव का अध्ययन का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि समाज और सरकार के बीच जो एक संबंध स्थापित हो रहे हैं, उस संबंध का कारण क्या है, कौन सी चीजें सरकार को पुश कर रही है, कौन सी बातें समाज को पुश कर रही है, बदलाव कर रही है। तो वही है मोटा मोटी जो है, जितना सामने वाले रेस्पोंडेंट को आप हल्का करेंगे, उनको बताएंगे कि आप भी उन्हीं की तरह मतलब बराबर हैं या जो भी हैं, तब आपको मिलेंगे और बढ़िया जवाब मिलेंगे और नए जवाब मिलेंगे। और अलग अलग जगह में मेरा जो अपना अध्ययन का मतलब कि जो 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 अनुभव रहा है वो काफी रोचक रहा। हर जगह के अलग एक हिस्से हैं, यूनिकनेस है, और उसमें जब आप खुद को घोल लेंगे, घुल जाएंगे, तो अपने आप आपको वहाँ के जो चुनाव या समाज की जो व्याख्या है वो अपने आप आने लगेगी, आप वो भी आपके अंदर से निकलने लगेगी, तो वो फिर आपको वहां तक सही जगह पहुंचा पाएगी। आशीष, ये जो हमारा पहला अंक है उसकी बातचीत तो हम अभी रोकेंगे। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे और खास तौर पर हम बिहार के चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे। और बिहार के चुनाव के बारे में बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जो कि कोविड के बाद के दौर में होगा या कोविड के दौर में होगा। हम सब कोविड के साथ जी रहे हैं और कोरोना के साथ जी रहे हैं, तो उसमें जो राजनीति है, खासतौर पे चुनावी राजनीति है, वो किस रूप में सामने आ रही है। एक तो ये पहलू, इस पहलू पे हम बात करेंगे और कई अन्य पहलू होंगे ऐतिहासिक रूप से बिहार की राजनीति का विश्लेषण करते हुए। तो आशीष, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आपको परख भी के सर लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर बात करेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि विशेष रूप से मैं चाह रहा था और हम लोगों ने पहले भी इससे बात की थी कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो है विद्यार्थियों का, जो कि ये समझना चाह रहे हैं कि फील्ड का अध्ययन कैसे करें, चुनावी अध्ययन का क्या मतलब होता है। तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, वो इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आशीष को एक बार और धन्यवाद। अगर जी, हाँ, बस एक लाइन जोड़ दूं जी। कि अगर किन्हीं विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है या और स्पष्ट होनी चाहिए, तो जब आप ये अंक देख रहे होंगे परख का, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल दीजिए। हम देखेंगे उस सवाल को और कोशिश करेंगे कि जब हम अगली बैठक में बातचीत करेंगे, तो उनमें से अगर जो भी कोई महत्वपूर्ण सवाल रहा तो उसको हम लेंगे और फिर उस पे भी आपकी जो है चर्चा हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल। थैंक तो यू। मेरी तरफ से तो बस इतना ही बात। बिल्कुल, तो अभी परख के इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।